नमस्कार। वेलकम यू ऑल एट लिंकिंग लॉस। मैं हूं आदर्श मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आज का सेशन अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक इंट्रो क्लास आपका नहीं होने वाला है, बराबर है। आज का सेशन आपका सिर्फ एक इंट्रो क्लास नहीं है, ये एक डायरेक्शन सेटिंग क्लास है आपका। ठीक, अगर आप एलएलएम स्टूडेंट हैं या फिर लॉ ग्रेजुएट हैं और फ्यूचर में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर रिसर्चर बनना है, तो आज का सेशन आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को एंड तक आप देखें और एक माइंड में क्लियर पिक्चर लेके जाएं। यूजीसी नेट लॉ क्या है, कैसे होता है और इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, बराबर है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटीज़ की, बराबर है। उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, इसका सिलेबस भी देखेंगे, है ना। सिलेबस के लिए एक अलग से हम लोग लेके आएंगे वीडियो जिसमें हम लोग डिटेल सिलेबस आपका कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यूजीसी नेट लॉ है क्या एक्चुअल में, है ना, और इससे होता क्या है। तो देखिए, व्हाट इज यूजीसी नेट लॉ। ये एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम आपका होता है ना। क्या होता है, एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी आपका एग्जाम है और इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। अब यूजीसी आपका चेंज होने वाला है, या फिर यूँ कहें तो एनईपी में चेंज हो चुका है। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि यूजीसी का जगह कौन रिप्लेस कर रहा है ना। और किस लिए होता है, टीचिंग के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है, अगर आप लॉ में कर रहे हैं तो लॉ के लिए होता है। देखिए, यूजीसी नेट बेसिकली कई सारे सब्जेक्ट में कम से कम 70 से 75 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। लेकिन उसमें से एक आपका है लॉ, जो आपके लिए बना है और इसका पेपर कोड जो है वो है 58। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लॉ का पेपर कोड क्या है, 58, बराबर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई यूजीसी नेट, यूजीसी नेट ही क्यों, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि देखिए, इंडिया में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है लॉ के फील्ड में, अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी नेट क्लियर होना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है, बराबर है। अगर आप फॉर एग्जांपल जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना चाहते हैं, मतलब आप जेआरएफ क्लियर करना, बेसिकली देखिए नेट आपको तीन चीज़ों के लिए रेडी करता है। फर्स्ट वन असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड थर्ड इज पीएचडी एडमिशन, है ना। अभी तक क्या होता था कि ये सिर्फ दो चीज़ें आपको मिलती थी नेट में, लेकिन अब लास्ट के 2-3 एग्जाम्स को आप देखेंगे तो वहाँ पे पीएचडी एडमिशन को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। पहले ये आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी जहाँ पे आपको पीएचडी करना होता था, लेकिन अगर आपको पीएचडी करना है तो अब आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है ना। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए सीधी सी बात है प्रिपेयर करती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, टॉप परसेंटाइल लेके आते हैं, तो फिर होता क्या है कि आपको पर मंथ जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आपको 45 से 50 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड मिलता रहता है, और जो आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा होता है। 4 से 5 साल तक आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यूजीसी नेट जो आपकी है ना, वो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को भी सर्टिफाई करता है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि नेट आपका जॉब नहीं देता, नेट आपकी एलिजिबिलिटी देती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन अपीयर कर सकता है, हु शुड अपीयर, है ना। तो देखिए, कौन यूजीसी नेट एग्जाम दे सकता है, एलएलएम स्टूडेंट्स दे सकते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में हो या फिर वो पास्ट हो गए हों, बराबर है। फाइनल ईयर इन द सेंस वो अपीयरिंग में भी एग्ज़ाम डाल सकते हैं, बराबर है। लॉ ग्रेजुएट जो इंटरेस्टेड है टीचिंग में, रिसर्च में, डाल ही सकते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि आपका एलएलएम होना चाहिए।
रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट के लिए है आपका बेनिफिशियल, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, साथ साथ में आपको एकेडमिक लेके चलना है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, अच्छा, पेपर सेकंड अगर आप देखें तो जैसे आपने एलएलएम किया है तो ही आप लॉ में नेट को दे सकते हैं, है ना। एक बात याद रखिएगा कि जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है वही आपका नेट का सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पीजी किसी और सब्जेक्ट में किया है, नेट किसी और सब्जेक्ट में आप अपीयर कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है। और एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, है ना, ये साल में 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। एक साइकिल आपकी होती है जून की और एक साइकिल होती है आपके दिसंबर की। और ये आपका सर्टेन होता है कि जून और दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होना ही होना है ना, ये चेंज नहीं होता। आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, जैसे बाकी एग्ज़ाम में होता है कि ये डिले हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं, ये साल में 2 बार कंडक्ट होगा ही होगा। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज आपका हिंदी मीडियम भी होता है और इंग्लिश भी होता है। जो आप फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं और उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ड्यूरेशन पूरा 3 घंटे का होता है। 180 मिनट आपको मिलते हैं टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। कितने क्वेश्चन होते हैं ये सब हम देखेंगे अभी। ओके, देखिए, अगर हम लोग एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें, 2 पेपर होता है जैसा कि आपको पता है ना, लेकिन एग्ज़ाम आपका एक ही होता है। 2 पेपर, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर दे लेंगे, बीच में फिर गैप मिलेगा, फिर आप एक पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। एग्ज़ाम आपका एक ही होता है। पेपर आपके 2 होते हैं। पेपर 1 आपका जनरल होता है, जो आप किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं, लॉ दे रहे हैं, हिस्ट्री दे रहे हैं, ज्योग्राफी दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, वॉटेवर, आप जनरल पेपर आपका सेम होने वाला है ना। और ये आपका 100 मार्क का होता है। और पेपर सेकेंड आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि आपका लॉ है तो आपका पेपर सेकेंड किसका होगा, लॉ का होगा। और ये टोटल 200 मार्क का होता है ना। और टोटल आप देखेंगे तो पूरा 300 मार्क का पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। ओके, पेपर 1 की अगर हम लोग थोड़ी सी ओवरव्यू देखें तो पेपर 1 आपका क्या टेस्ट करता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है ना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिवली इजी होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं आपके, है ना। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन और आपका कम्युनिकेशन भी आप ले सकते हैं, है ना। और आपका मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हैं, बराबर है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है। अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क का होता है, 2 नंबर का होता है। और टोटल आपका 100 मार्क का पेपर ये होता है पेपर 1, क्लियर है। और उसके बाद पेपर सेकंड आपका जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और आपका पेपर क्या है, लॉ है, बराबर। ओके, इसका कोड आपका 58 है, जैसा कि हमने पहले ही देखा। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 मार्क का 100 क्वेश्चन होते हैं। और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और टोटल आपको 200 मार्क इसमें मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछते हैं, एनालिटिकल बेस्ड पूछते हैं, है ना, इंटरलिंकिंग करते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो मार्किंग स्कीम होती है ना, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है, बराबर है। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो भी आपको कोई मार्क नहीं मिलता या फिर कोई कटता भी नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको रहते हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना रहता है, बराबर है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये सबके लिए अच्छा है। आप किसी 1% के लिए तो अच्छा हो नहीं सकता, है ना। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा।
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यूजीसी नेट में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। अगर जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 40% है ना, और बाकी कैटेगरी एस सी एस टी ओ बी सी एंड पी डब्ल्यू डी की बात करें तो 35% है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि क्योंकि ये परसेंटाइल बेस्ड आपका एग्जाम होता है तो कट ऑफ हमेशा हायर रहती है देन मिनिमम मार्क। ऐसा नहीं है कि 40% आप लेके आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परसेंटाइल पे बेस्ड होता है, एक कट ऑफ बनती है और वो काफ़ी हाई जाती है अगर आप एनालिसिस किए होंगे तो, है ना। करेंगे हम लोग एनालिसिस आने वाले लेक्चर्स में। ओके एज लिमिट, एज लिमिट क्या हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज जेआरएफ, है ना। जेआरएफ की मैक्सिमम एज है 30 साल, है ना। आप 30 साल के अंदर अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इसका कोई सेंस है, अदरवाइज इसका कोई सेंस होने वाला नहीं है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 25, 30, 35, 40 किसी भी एज में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। एज रिलैक्सेशन को की भी ध्यान में रखा गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे फीमेल कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी की हो, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी या फिर ट्रांसजेंडर की बात करें तो उन्हें भी 5 साल का दिया जाता है। अच्छा, ये आपके काम का है। एलएलएम डिग्री होल्डर को 3 साल का दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपका कोर्स काफ़ी टाइम टेकिंग है ना। आप डबल ग्रेजुएट होते हैं फिर आप पीजी करते हैं, तो इसलिए आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, बराबर है। आर्म फोर्सेस को भी 5 साल का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको नेट अपीयर करने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, है ना। आपके पास एलएलएम होना चाहिए और एलएलएम में भी आपका मिनिमम 55% होना ही होना चाहिए, है ना। उससे नीचे बात नहीं बनेगी। बाकी कैटेगरी में आप 50% हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल हैं तो 55% आपको मिनिमम चाहिए एलएलएम में। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एलएलएम के, वो भी एलिजिबल होते हैं अपीयर करने के लिए इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये एक ही है कि उन्हें विद इन 2 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, बराबर है, जब से वो क्वालिफाई करते हैं। हाँ, पेपर सेकंड जो है आपका लॉ का, थोड़ा सा उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग डिटेल लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन मेजरली क्या कवर होता है आपका, यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड होता है ना। यूनिट 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से डील करता है। उसके बाद यूनिट 4 आप देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ आपको आ जाएगा। यूनिट 6 आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 5 आप देखेंगे तो आपको टॉर्ट देखने को मिलेगा। यूनिट 7 आपको फैमिली लॉ देखने को मिलेगा। और यूनिट 6 में कॉमर्शियल लॉ में कंपनी लॉ आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 9 जो है वो आपका आईपीआर से रिलेटेड है ना। 8 आपका इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। 8 में ही आपको ह्यूमन राइट देखने को मिल जाएगा, है ना। यूनिट 3 जो आपका है वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। तो ये कुछ मेजर यूनिट हैं। एक कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, वो भी यूनिट 10 है आपका, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। तो ये कुछ आपके सिलेबस हैं जो आप बेसिकली 3 ईयर एलएलबी में या फिर 5 ईयर एलएलबी में और एलएलएम में भी अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने ये सारा कुछ एक बार 2 बार पढ़ा ही होगा, है ना। कुछ नया नहीं होता, आप बस अपीयर नहीं करते नेट में, वो अलग चीज़ होती है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि हम प्रिपेयर कैसे करें यूजीसी नेट के लिए, है ना। एलिजिबिलिटी हमने समझ ली, एज लिमिट हमने समझ ली, है ना। पेपर पैटर्न हमने समझ लिया, कैसा पेपर आता है ना। 2 पेपर होता है लेकिन दोनों के बीच में गैप नहीं होता, आपको टाइम एक ही मिलेगा, है ना। स्टार्टिंग में आप चाहे पेपर 1 करें फिर पेपर 2 करें, या फिर आप पेपर 2 करके फिर पेपर 1 करें, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखिए नेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप रट के कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है ना। पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करिए जरा सा,
है ना, आप उससे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, जब तक आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तब तक आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, है ना। आपको अच्छा एक टारगेट लेके चलना है, आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आप उसके 5 साल 7 साल के पीआईक्यू को एनालिसिस करेंगे, बराबर है। इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। रेगुलर रिवीजन आप करते रहिए, है ना, और मॉक टेस्ट को भी आप लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बनेगा, आप विद इन टाइम आप किसी भी एग्ज़ाम को सबमिट कर पाएंगे। ओके, अच्छा, लिंकिंग लॉ आपके लिए एक बैच भी लेके आ रहा है, इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। जो जून 2026 का बैच है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्लासेस होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होंगे, है ना। लिंकिंग लॉ का जो अप्रोच है, लिंकिंग मेथड, वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, पीवाईक्यू मैपिंग भी आपको देखने को मिलेगी, नोट्स आपको मिलेगा, है ना। रिवीजन सेशन आपको मिलेगा लास्ट के 1 मंथ में, और स्ट्रेटेजी मेंटोरशिप तनसुख सर की आपकी रहेगी ही रहेगी, है ना। ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का रेगुलर कोर्स, है ना, विद मॉक टेस्ट, जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2026 से, है ना। वैलिडिटी इसकी 4+1 मंथ रहेगी, है ना। तब तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो पिछला बैच है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, इसको आप अगर कोर्स लेते हैं तो मिलेगा ही, और नहीं लेते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नोट्स आपके लिए बनाया गया है, स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया गया है, इंग्लिश का एडिशन भी है और हिंदी एडिशन भी है ना। अगर आपको और इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी करके ले सकते हैं, है ना। टोटल आपको 5 बुकलेट मिलेंगी और अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर सिर्फ आप मॉक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 5 मॉडल पेपर आपको बनाए गए हैं, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, है ना। और अगर आप बैच में जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, बराबर है। तो ये था आपका यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। ऑलराइट, बाकी हम लोग एक सिलेबस के लिए डिटेल लेक्चर लेके आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना। सिलेबस को एनालाइज करिए, पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, क्योंकि फेब मार्च अप्रैल में, है ना, 3 से 4 मंथ होते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये एग्ज़ाम डिले नहीं होता, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।